नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं आपके सामने लगातार यूपी डीएलएड के बच्चों के विशेष मांग पर हम लगातार आपकी जो है गणित की कक्षाएँ दे रहे हैं। मैं गणित की कक्षा को शुरू करने से पहले ही आपसे एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि आप सभी लोगों को अगर लगता है कि चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें पहले से आपको पता है तो आपको जो है अपना समय यहाँ पे जाया करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोग अपने समय को कहीं और कंज्यूम करिए, जिससे आपका समय और जो बेहतर जीवन है, वर्तमान का समय बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है। इस अमूल्य समय को आप कहीं भी व्यर्थ न करें। और हमारा कदापि यह नियत नहीं होता है कि आप सभी लोग हमारे वीडियोज़ को देख करके अपना समय व्यर्थ करें। अगर आपको आता है तो आप जो है प्रैक्टिस वगैरह करिए और बुक का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए, ठीक है। आइए चलिए हम मित्रों वर्तमान के समय में इकाई 10 की बात करेंगे और इसमें जो है विशेष करके हम आयत, वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में आप सभी लोग अवगत होंगे। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें होती हैं जिसे आपको बताने का मेरा दायित्व है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसे मैं बता देता हूँ, उसके बाद इनके क्षेत्रफलों की चर्चा कर लेते हैं। उनके क्षेत्रफल का एक फार्मूला है जो देखिएगा, इसमें जो है जैसे आयत अगर मैं पढ़ाने लगूं, पूरे एक दिन का टॉपिक है आयत पढ़ाने के लिए, लेकिन एक ही यूनिट में मैं आयत, वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफल की चर्चा करूंगा, वो भी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर को टारगेट करते हुए। ऐसा नहीं है कि मैं यूपी टेट स्पेशल वीडियोज दे रहा हूँ। जब मैं यूपी टेट स्पेशल वीडियोज वगैरह दूंगा तो उसमें जो है अलग तरीका होगा पढ़ाने का, लेकिन यहाँ पे यूपी डीएलएड का बेसिक चीज़ें मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। इस वजह से अगर आप कहते हैं कि आप बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं तो आपका बेसिक पढ़ाना है, मेरा दायित्व तो बिल्कुल यही है कि अगर मैं आपको डीएलएड के टारगेट करके पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा। जब यूपी टेट स्पेशल दूंगा तो वहां पर आयत के लिए एक कक्षा आयत के लिए जानी होगी, एक कक्षा वर्ग के लिए होगी, इस तरीके की होगी, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें यहाँ से कंप्लीट करिए, उसके बाद आगे मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम इस चीज़ की बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है। मित्रों, क्षेत्रफल का मतलब होता है, आप सभी लोग जानिएगा, क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे कि कमरा दिया गया है, कमरे के अंदर कितना क्षेत्रफल है, अर्थात इसके क्षेत्र की गणना हमें करनी होती है। और क्षेत्र की गणना जो करनी होती है हमें जो है हमेशा मीटर गुणे मीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? मीटर गुणे मीटर, अर्थात दो पैमाने को, अर्थात यहाँ पे मीटर है, ये भी मीटर है, तो इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर का स्क्वायर आएगा। इसे बताने का मेरा दायित्व तो क्या है? इसे बताने का मेरा सीधा मतलब यह है कि कभी भी जो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह कभी भी घन में नहीं होता है, मतलब जो क्यूब होता है वो कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो हमेशा द्विविमीय आकृति के अंदर का क्षेत्रफल निकाला जाता है, त्रिविमीय आकृति का आयतन निकाला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। द्विविमीय का मतलब होता है जिसे हम जो है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो जाती है वो त्रिविमीय होती है, उसे 3 डायमेंशनल या 3D बोलते हैं। वो अलग चीज़ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस बात से आप अवगत हो गए होंगे कि क्षेत्रफल जो होता है द्विविमीय आकृति का निकाला जाएगा, उसका भी निकाला जाता है लेकिन उसे आयतन बोल देते हैं, है ना। बस यही अंतर होता है। आगे बात करते हैं मित्रों आयत के बारे में और वर्ग के बारे में और त्रिभुज के बारे में। बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मित्रों, सबसे पहले हम वर्ग की बात करते हैं, तो आप लिखिएगा, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अगर एक भुजा ए है, ए भी एक भुजा होगी, ए, अर्थात इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मित्रों, आप सभी लोगों के चैप्टर सिलेबस में तो विकर्ण नहीं है, लेकिन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसके जो विकर्ण होता है, इसका विकर्ण ध्यान से सुनिएगा, इसके जो चारों भुजाएं होती है वे जो एक दूसरे को अंत्य बिंदु पर मतलब कि मिलती है, और 90 अंश के कोण पे मिलती है, ठीक। किसने पर? 90 अंश के, अर्थात यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब एक कोण 90 अंश का बनता है और ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो आकृति बनाता है यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति बना रहा है। किसका बना रहा है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति बना रहा है, क्योंकि यह भी ए है, यह भी ए है, अर्थात ये जो कोण आएगा ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जानिए, यह जो है एक समकोण त्रिभुज की आकृति बना रहा है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, शेष दोनों कोणों का योग 90 अंश का होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है मित्रों, आप सभी लोग पाइथागोरस प्रमेय से जरूर परिचित होंगे। जब यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है तो इसे हम आधार बोल देते हैं, और इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम लंब बोल देते हैं। तो जो कर्ण होता है मित्रों, कर्ण अगर एक मिनट में लिख देता हूं, ABCD, ठीक है, ABCD त्रिभुज BCD में जो है अगर DC आधार है, BC लंब है, तो BD इसका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा।
और पूरे चतुर्भुज पूरे वर्ग में जो है BD क्या हो जाएगा, BD जो है इसका विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, किसी आकृति में सबसे लंबी जो रेखा होती है, किसी आकृति के अंदर आने समाहित होने वाली सबसे लंबी रेखा को हम विकर्ण बोलते हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो आधार और लंब, जब इसका मान हमें ज्ञात करना होता है तो आधार और लंब, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग का स्क्वायर। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इसे आप सभी लोग अवगत होंगे, कुछ ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ से हम जो है वर्ग हटाते हैं तो यहाँ पे जो है वर्गमूल चढ़ा देते हैं, a का वर्ग धन a का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे a लंब है, a ही आधार है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट a का वर्ग और a का वर्ग जब जोड़ेंगे तो एक a स्क्वायर मिलकर के 2a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके अंदर से हम a स्क्वायर का जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हो जाएगा a√2। क्या हो जाएगा, a√2। अर्थात जो वर्ग का विकर्ण होता है वो कितना होता है, a√2 होता है। आप लोग लिखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, लेकिन वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√2 होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आप सभी लोग वर्ग के विकर्ण से भी अवगत हो गए होंगे। ठीक है, अब आइए मित्रों वर्ग के परिमाप की बात करें तो मित्रों परिमाप आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं। परिमाप जो होता है वह चारों भुजाओं का योग होता है। अर्थात किसी भी आकृति का अगर परिमाप ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए तो परिमाप जो है हमेशा क्या होता है, जितनी भी भुजाएं दी हुई हैं सबका जो योग होता है वही उसका परिमाप होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वर्ग के बारे में आप जो बेसिक जानकारी होती है उसे आपने जान लिया होगा। अब आगे बात करते हैं मित्रों आयत के बारे में। थोड़ी जानकारी आपको जानना है। ठीक है, बेसिक चीजें। मित्रों आयत क्या होता है, आयत में जो है मित्रों, आयत में चौड़ाई के बराबर होता है, लंबाई के बराबर होता है, या यूं कहें तो आयत में जो है आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ए भुजा इसके बराबर हो जाएगी और यह भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगी। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये बेसिक चीजें हैं। जब भी आप आकृति बनाइए और उसका जो है नॉमिनेशन करना प्रारंभ कर दीजिए, तो नॉमिनेशन करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां से आप शुरुआत करते हैं, जिस तरफ आप बढ़ना प्रारंभ करते उसी तरफ आप बढ़ना प्रारंभ करिएगा। देखिएगा, जैसे मैं ये आकृति बनाया और मैंने इस पर कहा कि आप ABCD डिनोट कर दीजिए, तो आप A यहाँ पे लिख दिए, B यहाँ पे लिख दिए, C यहाँ पे लिख दिए, D यहाँ पे लिख दिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, वैसे सबको पता होती है, लेकिन ना किसी को पता हो, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको नॉमिनेशन नहीं करना है। आप जब भी लिखिए, जैसे A यहाँ पे लिखते हैं, B यहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्ट C आपको यहाँ लाना है और D आपको यहाँ लाना है, तब ये सही होगा। ठीक है, आप A यहाँ पे लिखते हैं, B यहाँ पे लिखते हैं, C यहाँ पे लिखते हैं, D यहाँ पे लिखते हैं, गलत कर देंगे। अगर A यहाँ पे लिखते हैं, B यहाँ पे लिख देते हैं, C यहाँ पे लिख देते हैं, D यहाँ पे लिख देते हैं, तो सही हो जाएगा। अर्थात जिस एंगल मतलब जिस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही आप शुरू करिए उसी दिशा में आपको पूरा नॉमिनेशन करना है, नहीं तो आप गलती के शिकार हो जाएंगे। बस ठीक है, बेसिक चीजें हैं, जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसमें भी जो विकर्ण होता है मित्रों, इसमें भी जो विकर्ण होता है, आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले आप ध्यान रखिए। जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत के विकर्ण की बात की जाए मित्रों, तो जब भी इसका होगा, जैसे इसका लंबाई मैंने a मान लिया, तो a जो है इसके बराबर हो जाएगा, इसकी चौड़ाई b है तो b जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई के बराबर, लंबाई के बराबर। तो जो इसका विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर जब 90 अंश का कोण बन रहा है, a आधार हो जाएगा, a लंब हो जाएगा, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका जो विकर्ण हो जाएगा मित्रों, विकर्ण जो है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा इसका विकर्ण। वैसे विकर्ण आपके चैप्टर में नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसे जानकारी रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आयत के परिमाप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो मित्रों आयत का परिमाप होता है, परिमाप तो मैंने पहले बताया कि परिमाप चारों भुजाओं का योग, a धन b। ठीक है, a धन b धन b, मतलब a चारों को मैंने जोड़ दिया। अब चारों को जोड़ेंगे एक a क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ।
दोनों में जो कॉमन है उसे मैंने बाहर निकाल लिया, उसके बाद जो है अंदर क्या, यहाँ पे क्या बचा a, यहाँ पे बचा b, यही होता है कॉमन लेना। या यूँ कहे तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अर्थात अंदर की जितनी भी संख्या होंगी उसमें हम 2 से भाग देंगे, है ना। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। बस इतनी ही जानकारी आपको चाहिए। अब इसके विकर्ण कैसे समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं लेनी है, ठीक है। बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कक्षाएं हमें बेसिक पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है और आपको टारगेट करते हुए, ठीक है। इन चीज़ों को आप लिखते रहिएगा। और आगे मैं आपके सामने जो है त्रिभुज की चर्चा कर लेता हूँ। मित्रों, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है, मित्रों ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज। मित्रों, त्रिभुज के बारे में एक बेसिक सी जानकारी आपको ध्यान रखना है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो आपके पास त्रिभुज का एक आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिभुज का आधार होना चाहिए और त्रिभुज की जो है ऊंचाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऊंचाई होनी चाहिए। मित्रों, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज ए है, ठीक है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ऊंचाई क्या होगा? इसके शीर्ष बिंदु से इसके आधार पर डाला गया जो लंब होता है यह इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। या यूँ कहें कि समकोण त्रिभुज में अगर आपसे कहा जाए कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी तो उसका लंब भी उसका ऊंचाई होगा। लेकिन जब समकोण त्रिभुज नहीं दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो ऐसे त्रिभुजों में जो है क्षेत्रफल निकालते हैं उसके आधार से और उसके ऊंचाई से। और ऊंचाई क्या होता है? शीर्ष बिंदु से उसके आधार पर डाले गए लंब को ही उसकी ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। वैसे इसे डिराइव करके बता सकते हैं लेकिन कोई आवश्यकता आपको नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। और अगर ऐसे कभी कोई कंडीशन आ जाता है, 3 भुजाएं आपको दी गई हैं, उसमें जो है आपको जो है ना पता हो आधार, ना पता हो उसका क्षेत्र, मतलब कि ऊंचाई भी नहीं पता, आधार भी नहीं पता, कुछ नहीं पता है, तो आप एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, इसे हीरोज फार्मूला के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। अब इसमें अभी मैं दो एक सवाल इस पर करके मैं आपको दिखा देता हूं। जो यस है उसे क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप बोला जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर जो है यस क्या है? यस एक अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है? तीनों भुजाओं का योग करते हैं, उसका जो है आधा कर देते हैं, वही होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और जो ABC लिखा गया है वो क्रमशः त्रिभुज की एक एक भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की एक एक भुजाएं हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः ABC हैं और उसका अगर अर्ध परिमाप यस दिया गया है तो आप उसका क्षेत्रफल जो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से ना निकालें। अगर निकाल पाते हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी मतलब कि एक गट्स होगा। अगर नहीं निकाल पाते, इस फार्मूले का प्रयोग किसी भी त्रिभुज में आप कर देंगे, निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा। लेकिन तीनों भुजाएं जब पता होंगी तभी, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ें आपके मतलब कि सिलेबस में नहीं था, मैंने लिख दिया, घन का संपूर्ण पृष्ठ। क्योंकि घन के बारे में, घन का क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आप जिस कमरे में रहते हैं, अगर कमरे का जो मतलब कि दीवार है, दीवार वगैरह है, या कमरा वर्गाकार है, या यूँ कहें कि कमरा वर्गाकार है, तो वह जो है घन के आकार का है। जब कमरा आयताकार होता है वह जो है घनाभ के आकार का होता है। घन और घनाभ में बेसिकली यही अंतर होता है। जब आप भी बचपन में रहेंगे घन घनाभ को नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज समझ लीजिए, घन जो होता है वह वर्गाकार होता है और घनाभ जो होता है वो आयताकार होता है। बस यही अंतर होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में आप जानिएगा। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन में कितनी फलकें होती हैं आप सभी लोग बताएंगे। जिस कमरे में आप रहते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड लगाइए कि कितने फलकें होती हैं। एक फर्श है, एक छत है, 2 हो गया, और 4 दीवारें हैं, अर्थात जो है घन में जो है 6 फलकें होती है। कितनी होती है? 6 फलकें। अब इसका पूरे के पूरा का आप क्या क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब सबका क्षेत्रफल तो बराबर होगा। इसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका पता है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे भुजा की घात 2। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। आप सभी लोग समझदार हैं, इतने तो समझदार होंगे ही ना। अब आपके सामने हम जो है कुछ पैमाना मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को समस्याएं होती हैं। उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं कुछ पैमाने पर चर्चा कर लेता हूँ जो आपसे पूछा जाता है बहुत ही आसानी से। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ये आपसे जो है पूछा जाता है। और कभी कभार जो है आप इतने बड़े हो गए हैं तब भी इसमें गलती कर देते हैं कि भैया 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है। यहाँ पे आप गलतियाँ कर देते हैं, तो मैं गलती की गुंजाइश ना रहे आपको किसी भी क्वेश्चन में, या कहीं भी आपसे कोई बच्चा पूछ लेता है भैया 1 मीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर होता है, तो आपकी टाई फिस हो गई, क्योंकि आपने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना होता है, ठीक है। इसका एक पैमाना होता है, इसे आप इसी तरीके से रट लीजिएगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम। देखिएगा मीटर, लीटर, ग्राम एक ही सीध में मैंने लिखा है, तो आपको ऐसे ही लिख करके याद करना है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, उसके बाद डेसी, सेंटी, मिली हमने लिखा है, आपको ठीक इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। अब आपसे मैं पूछता हूं कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, क्या मैंने लिखा 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। यहां पे आप ध्यान रखने का प्रयास करिएगा, मीटर कहां पे है, तो मीटर जो है मित्रों यहां पर है, और आप बताइए सेंटीमीटर कहां पे है, तो आप बताएंगे भैया सेंटीमीटर इससे 2 कदम आगे है। कितना आगे है, 2 कदम आगे है, तो आपको जो है 1 के आगे 2 शून्य लगा देना है, इतना सेंटीमीटर लिख देना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, क्या मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, तो आप आइए पहले सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर यहां पे है, मिलीमीटर यहां पे है, ठीक है, सेंटी यहां पे है, मिली यहां पे है। ये जो मीटर, लीटर, ग्राम दिया गया है, यह जो है एक पैमाना है, क्या है, पैमाना है, और जो फार्मूला इसका निकलता है किलो, हेक्टो, डेका पर, डेसी, सेंटी, मिली पर। मीटर कितने डेका मीटर होता है, कितने डेका लीटर होता है, कितना डेका ग्राम होता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे मैं अभी मीटर में पूछ रहा हूं, आपसे कोई लीटर में पूछ सकता है, कोई आपसे ग्राम में पूछ सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है, तो बताइए सेंटीमीटर यहां पे है, मिलीमीटर इसके 1 आगे है, तो 1 के आगे 1 जीरो बढ़ा दीजिए, इतना मिलीमीटर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने जो है सीख लिया होगा। अच्छा, एक चीज और सीख लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 डेका मीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है, कितने किलोमीटर होता है। अब बताइए, सबसे पहले देखिए डेका मीटर कहाँ पे है, डेका मीटर आप कहेंगे भैया यहाँ पे है, और किलोमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप अभी तक देख रहे थे जो भी पैमाना मैंने बताया वो आगे की तरफ या दाहिने हाथ की तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पर डेका से हमें किलो में लाना है, क्या करना है, डेका से कन्वर्ट करना है, किस में, किलो में कन्वर्ट करना है, तो पीछे आ रहा है, अर्थात कितना पीछे, जब भी पीछे आएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी पीछे आएगा हम उसे जो है 1 का बटा करके लिखेंगे, 1 का बटा करके लिखेंगे। और किलो में क्या होगा, किलो में कितना पीछे आ रहा है, तो 2 पीछे आ रहा है, तो 1 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, इतना किलोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर। 1 डेका मीटर बराबर 1/100 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि ये पीछे आ रहा है, ठीक है। पीछे आने पर जो है हमेशा 1 बटे करके लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, क्या कहा जाए, 1 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होता है, तो आप क्या लिखेंगे, मीटर यहां पे है और हेक्टो जो है इसके पीछे है, तो आप तुरंत ही 1 बटे कर लेंगे, और पीछे आ रहा है, कितना पीछे आ रहा है, 2 पीछे आ रहा है, 1 के आगे 2 जीरो बढ़ा करके इतना हेक्टोमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे ही इसे आपको दशमलव में बदलना हो, तो आप दशमलव में कैसे बदलेंगे, हैं, ध्यान से सुनिए, शायद ये चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है ना। यूट्यूब पर ऐसे बहुत महारथी टीचर हैं जो इन चीज़ों के बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं, लेकिन महारथियों से हमें कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे केवल हमसे जुड़ने वाले छात्राओं का भविष्य ध्यान में रखना है। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो बहुत बेहतर कंडीशन में है, नहीं आती हैं तो मैं ये चीज़ें उनके लिए ही टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल भी गणित नहीं आती है, और ये चीज़ें दूसरे से पूछने में वो शर्मिंदा अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है। इस वजह से तो इसे आप दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, देखिएगा 1 के नीचे जो है 2 जीरो हैं, कितने जीरो हैं, जो, अब भाग जो है 1 में 100 का देना है, तो भाग आप नहीं करिए, आप तुरंत 1 लिख दीजिए, नीचे जो है 2 जीरो है, तो आपको जो है 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद। अच्छा, भाग दे करके मैं आपको बता देता हूँ, 1/100। अब आप दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, अब भाग चला जाएगा। इतना तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप कहेंगे भैया जानते हैं, तो आप यही करना, यहाँ पर देखिए भाग करेंगे तो क्या होगा,
नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। एक पहले से ऊपर मौजूद है, एक जीरो आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, इसके आगे एक जीरो और बढ़ा दीजिए अपनी तरफ से 0.01। अगर कहा जाए 1/1000 को दशमलव में परिवर्तित कर दीजिए। इसे आप कैसे परिवर्तित करेंगे, एक पहले से है, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, एक अंक आपको पता है 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 0.001 या 0.001 कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि पैमाने को बदलना आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है, क्योंकि पैमाने से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने 1-2 सवाल पैमाने से संबंधित रखता हूँ। चलिए, 2 प्रश्न मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक प्रश्न लिया है। आपको जो है प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस जो है कक्षा 7वीं के बुक में ये चीज़ें दी गई है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा और निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, देखिएगा इस सवाल को, देखिएगा एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान है, हमने ये वर्गाकार मैदान बनाया और इसकी भुजा जो है कितनी है, 28 मीटर इसकी भुजा है। ठीक है, 28 मीटर इसकी भुजा है। यदि मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, मैं मैदान के चारों ओर जो है 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 28 लिख देता हूँ, यहाँ पे 28 लिख देता हूँ और 2 मीटर चौड़ा रास्ता जो है बना देता हूँ। ये मैदान है, क्या है, मैदान है, और मैदान की भुजा जो है 28 मीटर है। इसके सामने मतलब इसके चारों ओर जो है 2 मीटर का हम चौड़ा रास्ता बना देते हैं। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। आपसे कहा गया है कि भैया इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछा गया है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप बताइए, इसकी जो मतलब कि त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग दिया गया है ना, तो वर्ग की भुजाएं जो है चारों बराबर होती, यह भी 28, यह भी 28, यह भी 28, यह भी 28। ठीक, अब हमें अगर इसका रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर रास्ते का क्षेत्रफल हमें जो है इतने का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इतने का ही क्षेत्रफल निकाला, अर्थात जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है, बड़ा वाला जो चतुर्भुज बन रहा है, वर्ग बन रहा है, उसके क्षेत्रफल में से इस छोटकू वाले वर्ग के क्षेत्रफल को बाहर कर देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता हो जाएगा कि नहीं पता हो जाएगा। आप कहेंगे भैया पता हो जाएगा, तो बड़के वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बड़के वाले का देखिए, इसकी भुजा 28 नहीं होगी, बड़के वाले की भुजा ऑलरेडी 28 है, यहाँ पे 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यहाँ पे 2 मीटर चौड़ा रास्ता, इसकी जो भुजा हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 28 में +2 +2, 2 दोनों तरफ बढ़ रहा है तो 28 4 32 हो जाएगा। इसकी जो भुजा हो जाएगी 32 हो जाएगी। अब जब बड़के वाले वर्ग की भुजा 32 हो गई तो इसका बड़के वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32 का वर्ग। आप 32 का वर्ग करेंगे तो 32 का वर्ग कर लीजिए, 32 दूना 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। ठीक है, 4 6 6 12 2 हासिल 1 9 1 10। ठीक है, तो 32 का वर्ग कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, 1024। अब छोटे वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात 28 का वर्ग। 28 का वर्ग कितना हो जाएगा, निकालिए 28 का वर्ग, 8 28 64 का 4 हासिल 6 और 8 दूनी 14, 14 6 20। ठीक है, फिर 2 से कर लीजिए, 2 8 16 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 6 5 2 7, यही हो जाएगा ना। बड़के वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1024 आ गया और छोटके वाले वर्ग का क्षेत्रफल 764 आ गया। अगर गुणा में गलती हुई है तो आप ध्यान रखिएगा, मेरा ये उद्देश्य नहीं है गलती ना हो, गलती हो सकती है। अब 1024 में से आपको क्या करना है, अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो बड़के वाले वर्ग के क्षेत्रफल से छोटके वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। 1024 में से आपको 764 घटा देना है, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 7 गया 2, अर्थात क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 260 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 260 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वर्गाकार मैदान की भुजा अगर 28 मीटर है, उसके इर्द गिर्द 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 260 मीटर स्क्वायर। कैसे होगा, तो बड़के वाला जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बड़ा वाला क्षेत्र मतलब रास्ते का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह भी चीज़ें आपने जान लिया होगा। आगे हम आपके सामने एक सवाल की और चर्चा कर देते हैं। ये सवाल क्या है आपके सामने, ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपके सामने है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर आपके सामने आधार दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, तो आप क्षेत्रफल जरूर निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। 1/2 आधार कितना है, आधार है 6, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4, 2 से काट दीजिए, 2 तियाँ 6, 3 चौका 12,
12 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया है। आइए चलिए अब हम आपके सामने जो है 4-5 सवाल लिख देते हैं। एक हीरोज फार्मूला का मैं आपके सामने सवाल बता देता हूँ। ठीक है, हीरोज फार्मूला से आप सवाल कैसे निकालेंगे। ठीक है, हीरोज फार्मूला देख लीजिए। जैसे आपके सामने दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजा 5 मीटर 3 मीटर व 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपके सामने जब तीनों भुजाएं पता हो तो आपको जो है इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, कौन आधार कौन ऊंचाई, कोई मतलब नहीं। इसमें आप फार्मूला लगाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ठीक है, ये होता है √S का मान पहले आपको निकालना है। 5, 3 और 6, 5, 3 और 6 को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है, यस ना। 6, 5, 11, 3, 14/2 करेंगे। 14/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। इसका क्या, इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब √7 माइनस ए का मतलब 5 कर लीजिए, 7 माइनस बी का मतलब 3 कर लीजिए, 7 माइनस 6 कर लीजिए। ठीक है, यही आपको करना है। अब अंदर कर दीजिए 7 × 2 × 4 × 1। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, इससे कुछ संख्याएं बाहर निकालनी है। अब आपको मैं एक नियम बता देता हूँ। 7 करिए, 2 करिए, जिसका आप गुणनखंड कर देते हैं कर दीजिए। 2 × 2 × 1। ठीक है, 1 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 1 बाहर आ गया। अब इन 2 जब भी देखिए वर्गमूल आप क्या करते हैं, वर्गमूल जब आप निकालते हैं तो 2 का जो मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है उसे आप बाहर निकालते हैं। 2 का कॉम्बिनेशन आप बाहर निकालेंगे, 2 बाहर आ जाएगा। इसमें से 1 2 बाहर आएगा। अब ये 2 और ये 7 अंदर बचा रहेगा। 2 × 7 अंदर रखे रहिए, तो बाहर आ जाएगा 2 √7 दूनी 14। इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 2√14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल को भी आपने अच्छे से समझ लिया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके सामने और कुछ सवाल मैं आपको देता हूं जिससे आप जो है आयत वर्ग और इसका क्षेत्रफल वगैरह में आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, एक मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। आपकी जो सरकारी किताब की सवाल है मैं वो आपके सामने रखता हूं। एक कमरे के दीवार की लंबाई जो है कितनी है। एक कमरे की दीवार की लंबाई जो है 15 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 10 मीटर है। इसका आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, दीवार का क्षेत्रफल। आप बताइएगा अगर आपको आता है। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई दिया गया है, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर। आपको कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, तो आप बताइएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक त्रिभुज का आधार दिया गया है 5 सेंटीमीटर और एक त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है 15 मिलीमीटर। क्या दिया गया है, 15 मिलीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को जरूर लगा लेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई करनी है, क्या करना है। अब इसे देखिए, एक त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई 15 मिलीमीटर है। इन दोनों में जब भी देखिएगा, जब भी इसके मात्रक समान नहीं होते हैं, हमें सबसे पहले मात्रक को समान करना पड़ता है। मात्रक समान करने के बाद ही हमें क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। इसी वजह से मैंने आपको पैमाने का बेसिक बताया। अब आपको या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लीजिए या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने पैमाने लिखता हूँ। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, अगर हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। यही होगा ना। हम अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। जब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 दहा में 50 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 50 मिलीमीटर इसका जो आधार आ जाएगा। इसकी ऊंचाई आ जाएगी 15 मिलीमीटर।
तब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 2 25 75, 2 25 50 होता है, 25 का 15 में गुणा करेंगे, 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37, इतना मिलीमीटर का स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका मिलीमीटर स्क्वायर में उत्तर नहीं दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में उत्तर दिया गया है, तो आप इसे जो है सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने दीजिए, 15 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। मिलीमीटर को आप जैसे ही सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1/10 करेंगे, क्योंकि पीछे आ रहा है। ठीक है, जब आप 15 को करेंगे तो 15/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे 15/10। 2 से ये नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 4। आप मतलब भाग कर लीजिए, 4 3 12। ठीक है, यहाँ बचा 3, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 4 7 28, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 375 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। जैसे वो जो आपकी परीक्षा में कौन से सवाल आ सकते हैं, आपकी परीक्षा में वही लंबाई जो रास्ता दिया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। रास्ते वाला आप 2-3 सवाल कक्षा 7वीं की जो सरकारी किताबें वहाँ से करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। कैसी लगी आपके वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा, आप कितनों भी संघर्ष कर रहे हो, लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच आपकी लड़ाई जो है आपके मतलब कि आपके अस्तित्व को लेकर के लड़ाई है। और जब तक आप जो है किसी एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक आपका अस्तित्व जो है इस पृथ्वी पर संकट में ही रहेगा। आप भले ही 2 वक्त की रोटी पालेंगे, लेकिन आपका अस्तित्व हमेशा संकट में रहेगा। आप वर्तमान के समय में अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। वर्तमान के समय में आपका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत गिरे कंडीशन में चले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आने वाला समय उन्हीं का होगा जिन्होंने अपनी जवानी, अर्थात जिस उम्र में आप हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारी बातें शायद आपको खराब लगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि जिस उम्र में आप हैं, 21 22 23 24 साल की एज में, इस उम्र में जो बच्चा जितना मेहनत कर लेगा, वह बच्चा आने वाले समय में उतना ही सफल, मतलब उतना ही ज़्यादा सफल तो होगा ही, लेकिन उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ समाज में नाम करेगा और अपने माता पिता के फक्र को भी ऊँचा करेगा। ठीक है, तो ज़रूरत है आपको जो है लगातार पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता है तो पीछे चला जाएगा, नहीं। वो किसी भी क्षेत्र में है, ज़रूरत है तो आपको उसी क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करने की, उसी क्षेत्र में प्रतिबद्धता से कार्य करने की। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है वह होती है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी कार्य के प्रति प्रतिबद्धता अगर आप किया जाए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो उम्र क्राइटेरिया चल रहा है, इस उम्र की क्राइटेरिया में मैंने पढ़ाया भी है, आप वयस्क भी हैं। आपका जो है विषम लिंगी आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इसे समझने का प्रयास करिए। अगर आप वर्तमान के समय में किसी रानी के पीछे पड़े हुए हैं, अगर आप रानी हैं किसी राजा के पीछे पड़े हुए हैं, तो बेशक मैं इतना ज़रूर बता दूं कि यह केवल और केवल मोह माया है। 4 दिन के अंदर, 4 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे, जिस दिन आपके हाथ में नौकरी होगी, उस दिन आपका चेहरा चाहे जैसे हो, वह जो आपके जहाँ से भी लोग आपको पसंद करने वाले आएंगे, तो आपका चेहरा अपने आप सही लगने लगेगा। नौकरी के बाद आपका बॉडी अपने आप सही लगने लगेगा। सफल होने के बाद आपका व्यक्तित्व अपने आप निखरने लगेगा। आपको देखने का नज़रिया आगे आने वाले व्यक्ति के लिए उनकी नज़रों में बदल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत है तो आपको दिन रात चैटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान का समय आपके लिए, मैं समझ सकता हूं कि आप जिस उम्र में है, इस उम्र में दिमाग का भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसी उम्र में अगर आप भटकाव को रोक लेते हैं, अपने ध्यान को जो है अपनी सफलता की तरफ आकृष्ट करते हैं, तो आप जीवन में निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपको आपके माता पिता के अतिरिक्त कोई भी इंसान आपकी खैरियत बिना आपके हैसियत के नहीं पूछेगा। जिस दिन आपकी हैसियत बन जाएगी, उस दिन हर कोई व्यक्ति आपसे खैरियत पूछने लगेगा
लेकिन अभी आपकी हैसियत नहीं है तो आपकी खैरियत पूछने वाला आपके माता पिता के अतिरिक्त कोई नहीं होगा। तो जरूरत आपको मेहनत करने की कहां पे है? जरूरत आपको अपनी हैसियत बनाने के लिए है। जिस दिन आपकी हैसियत बन जाएगी, जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं, जिस रानी की खोज में आप पड़े हुए हैं, उससे बेहतर रानियां आपको आपके जीवन में नसीब होंगी। ये बातें हमारी शायद आपको खराब लगे, लेकिन बातें यही वास्तविकता है। कई बच्चों का कमेंट हमारे इंस्टाग्राम पे आता है, उन्हीं बातों को लेकर के मैंने आपके सामने रखा है। आप अपने आप को मजबूत करिए, अपना भविष्य सफल बनाइए, आपको उससे बेहतर चीजें आपको जीवन में मिलेंगी और आप उससे बेहतर कार्य जीवन में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।